सम्राट चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? अशोक चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? संजय झा आखिरी चुनाव कब जीते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी आखिरी चुनाव कब जीते थे? उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा था। अब उनके पास दो उप मुख्यमंत्री अगल बगल हैं, उनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होगी, एक गाता होगा, एक नाचता होगा। तब अकेले तेजस्वी जी थे। तेजस्वी जी जो हैं वो सब कुछ आपके कहने पे ही करते हैं। शुरुआत से साथ रहे तो एक ऐसा इंप्रेशन बन गया है कि भाई 15 साल जो आरजेडी का शासनकाल रहा, जंगल राज था। युगों युगों से जो शोषित समाज था, उन्होंने उस शोषित समाज को शासक बना दिया। इसलिए जो शासक थे उनको लगता है कि वो जंगल राज था। वो 70% लोग जो उस दौर में सब कुछ चला रहे थे, वो तो आज एनडीए में बैठे हैं। पार्टीज कैंपेन करने लगेंगी, तो क्या आप इस बात को उठाएंगे कि नीतीश कुमार जो हैं ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट? उनका स्वास्थ्य हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य को मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने ओडिशा में आदरणीय नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेके क्या क्या अनगल टिप्पणियां की थी, वो हमारे संस्कार में नहीं है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Sanjay Yadav. He's a member of the Rajya Sabha and is known as the political advisor and close aide of Tejasvi Yadav. Often called the Chanakya of the RJD, some say that nothing moves in the party without his nod. I'm being joined by my colleague Mukesh in this episode. Sanjay ji, podcast में आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में कहा जाता है कि आप आरजेडी के चाणक्य हैं क्या? नहीं, मैं एक छोटा सा समर्पित कार्यकर्ता हूँ। हाँ, पर आप यू आर द स्ट्रेटेजिस्ट और कहते हैं कि तेजस्वी जी जो हैं वो सब कुछ आपके कहने पे ही करते हैं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुकेश, ये तो कह रहे हैं सच नहीं है, आप कहते हो कि सच है। आप बताओ मुझे कि मैं किसकी बात मानूं? लेकिन यहाँ तो बैठे हुए लोग भी इस बात से एग्री होंगे कि आपकी चलती है, ठीक है, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है या जो भी है या कह सकते टैलेंट है, अगर ये नहीं रहता तो आप हरियाणा से आके बिहार में आरजेडी जैसे पार्टी से आप राज्यसभा जाते हैं। इसके बाद सब जानते हैं, अपोजिशंस भी आपका ही नाम लेते हैं हमेशा, कुछ भी होता है तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राजनीति में आपका श्रमण, आचरण, अर्पण, समर्पण, आपकी प्रतिबद्धता, आपका वैचारिक कमिटमेंट क्या है, वो महत्वपूर्ण है। और हर दल में मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चलती है। विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि हरियाणा से आकर या बिहार में, तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ 14 वर्ष हो गए। जब तेजस्वी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो मैं शुरुआत से साथ में हूँ। तो चूँकि शुरुआत से साथ रहे तो एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया है कि भाई मेरी चलती है। पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है या परिवार है, उसमें सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में नीचे से लेके ऊपर तक एक सिस्टम है, एक हियरार्की बनी हुई है और अंतिम निर्णय हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का रहता है। और रही भारी की बात, राज्यसभा आपने कहा, तो राज्यसभा ना तो मैं कोई प्रथम व्यक्ति हूँ बिहार से, ना अंतिम हूँ। अभी जनता दल यूनाइटेड के 4 राज्यसभा सदस्य हैं, जिसमें से 2 बिहार से बाहर के हैं। इस खीरू महतो, हरिवंश नारायण सिंह, उनसे पहले इनके अनिल हेगड़े साहब थे, केसी त्यागी जी थे, बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान जी थे, हमारे ही दल से राम जेठमलानी जी थे, प्रेमचंद गुप्ता जी हैं, हम हैं। तो हर दल, कांग्रेस से भी यहाँ आर.के. धवन जी, कपिल सिब्बल साहब, अनेक व्यक्ति गए हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कोई प्रादेशिक जनता दल तो है नहीं। तो उसमें जो निर्णय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वही रहता है। लेकिन संजय जी, लोग कहते हैं कि आप बहुत नज़दीकी हैं। ये तो आपके सेंट्रल एजेंसीज भी मानती है, तभी तो आपके यहाँ ईडी, सीबीआई, सब आईटी सब आपके यहाँ भी रेड करती है। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज को तो कोई भी जाके अब कह देगा कि वो नज़दीकी है। अब हमारे पार्टी के 10 से अधिक एमएलसीज, एमपी पे, मैं समझ 10 से अधिक लोगों पे छापेमारी हुई।
जो ड्राइवर है उस पर भी छापेमारी हुई है, जो टेलीफोन ऑपरेटर है उस पर भी छापेमारी हुई है। तो नज़दीकी का कोई पैमाना नहीं है। कोई जाके कह देगा कि ये उसका नज़दीक है या हो सकता है ये डर जाएगा, इससे कुछ होगा, तो एजेंसीज वाले वहाँ पहुँच जाते सभी हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी यही कहा जाता है कि तेजस्वी जी किसी से मिलते नहीं हैं जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं। आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू जी का आवास और परिवार एक ऐसा है जहाँ किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी भी अभी भी आप जाएंगे वॉक इन, उनके आवास के दरवाजे 5 बजे के बाद अब खुले होंगे। कोई जाए कोई मिले। ये मैंने वही कहा ना, अपोजिशन के पास तेजस्वी जी के खिलाफ कहने के लिए क्या है? ऑपोजिशन में तो आप हैं। नहीं नहीं, हमारा ओपोजिशन जो है, बीजेपी जेडीयू जो है, हमारी विपक्षी पार्टियां जो है, उनके पास, हमारे दल के पास या तेजस्वी जी के खिलाफ कहने के लिए क्या है? अगर वो तेजस्वी जी के खिलाफ कहेंगे तो वो 17 महीने का उनका जो कार्यकाल है, सुनहरा कार्यकाल, वो उनके सामने आ जाएगा। वो तो उनको जवाब देते नहीं बनेगा कि 17 महीनों में इन्होंने कैसे 5 लाख नौकरियां दी, कैसे 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की, क्योंकि उसी सरकार में 2005 से लेकर 2022 तक 17 साल में उनको ये नहीं पता था कि बिहार सरकार में विभिन्न विभागों में इतनी रिक्तियां हैं। वो तो तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में कहा। तो जो तेजस्वी जी ने 17 महीने में किया तो उसका वो जिक्र नहीं करना चाहते, तो इसलिए क्या कहेंगे कि मिलते नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने में तेजस्वी जी बाई रोड 10,000 किलोमीटर से अधिक चले हैं। हर जिला, 38 जिला हैं, हर जिला का पिछले 3 महीनों में 2 बार दौरा किया है। आप 1 मई, आज हम बैठे हुए हैं 11 जून को, 1 मई से 11 जून का तेजस्वी जी का प्रोग्राम गवर्नमेंट को भी फैक्स होता है, हर जिला में भी फैक्स होता है। वो आप देखिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जितने शहीद हुए हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और जितने भी दुख तकलीफ में कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो बिहार का, उसके दरवाजे पहुंचे हैं, वो गए हैं। क्या मुकेश जी, पिछले 1 मई से आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति है, डिसीजन हो चुका है? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग का प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, और आरजेडी और कांग्रेस सबसे पुराना गठबंधन है हमारा, और हम हमेशा साथ रहे हैं। आप एनडीए की बात करेंगे तो उसमें जितने अभी एनडीए के सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी जी पिछले चुनाव कहाँ थे, उपेंद्र जी पिछले चुनाव, उनके जो सहयोगी दल है वो हर चुनाव में पाला बदलते हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा एक साथ रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सीट शेयरिंग की बात है, वो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अंडों में से चूजे अभी नहीं गिनने चाहिए, वो तो पता चल जाएगा। जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी ही बनेंगे। देखिए, 2020 में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी थे। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, और अभी नहीं, 1990 से लेके खाली एक 2010 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें और एक अक्टूबर 2005 का छोड़ दें, तो हमेशा से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। नेता प्रतिपक्ष वो हैं, या इंडिया ब्लॉक के जो हमारे जितने भी 6 पहले सहयोगी वो दल कह हैं, रहे थे कि चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन कहा जाता है एक मीटिंग हुई थी और अभी- खड़गे जी और राहुल गांधी ने कहा था कि इतनी जल्दी कहने की जरूरत नहीं, कि कौन मुख्यमंत्री राहुल जी बनेगा। खड़गे जी ने तो नहीं कहा, उनका कोई सार्वजनिक बयान तो है नहीं। और रही बात, अभी तो जो एनडीए के चीफ मिनिस्टर जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं को एनडीए ने प्रोजेक्ट नहीं किया कि ये चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उनको हमसे जानने की क्या जल्दी है? एनडीए की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आया है? उन्होंने ये कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पर इस तरफ से तो उन्होंने किसी ने उन्होंने नहीं ये नहीं कहा है कि हम नीतीश जी चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री कहा। रहेंगे। पर गठबंधन ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे। अभी आप देखिए ना, कल भी हमारी मीटिंग है 12 जून को, और चीज़ें अपने स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी रणनीतिक चीज़ें होती हैं जो नहीं सार्वजनिक की जाती। कितनी सीटों की उम्मीद है आपकी? मैंने कहा ना कि अंडे में से चूजे निकलेंगे तो सबको गिन ही लेंगे कि कितने हैं इसमें। लेकिन संजय जी ये बताइए, जो जंगल राज की बात कही जाती है कि 15 साल जो आरजेडी का शासनकाल रहा, जंगल राज था। लोग नीतीश जी भी कहते हैं कि 5 बजे से पहले कोई घर से निकलता था जी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये टैग लगे हुए हैं, तो फिर आप कैसे सरकार में आएंगे? ये सब तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा, आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया है।
आप लिखतम पे विश्वास कीजिएगा या बख्तम पे। जो जंगल राज है ये जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जिनको सत्य और तथ्य कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और तथ्य निर्मम होता है, तो इसमें खाली लिखतम पे आप विश्वास कीजिएगा। आप अगर मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज है, तो आप किस आधार पे लगा रहे हैं? बिहार पुलिस के आंकड़े होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े होंगे। अब मैं तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े दे रहा हूँ। आप 1990 से लेके 2005 के आंकड़े देखिए, और 1990 से लेके 2000 तक बिहार झारखंड एक था, उसमें 54 जिले थे। 2000 के बाद तो 38 जिले हैं। तब का आप आंकड़ा उठा के देखिए, किडनैपिंग का, रेप का, मर्डर का, चोरी का, और अब का उठा के देखिए, आंकड़ों में बढ़ोतरी है। आप किसी चीज़ का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, और 2005 से आप 2020 ही कर लीजिए, 25 का भी छोड़ दीजिए, उन 15 वर्षों का आप कीजिए। बिहार एनसीआरबी के आंकड़ों में किस पायदान पे था, आज किस पायदान पे। अब आपको बता दें, एससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 के बाद से आप बिहार पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने अपने आंकड़े अपडेट नहीं किए हैं। नीतीश जी के 20 साल में 65,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, 1 लाख किडनैपिंग हुई है, 1 लाख अपहरण हुए हैं, और 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। तो आंकड़ा क्या कह रहा है? वही मैंने कहा ना कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता है। अब वो, हाँ, हमारी एक गलती हुई। हमारी गलती क्या हुई कि हम परसेप्शन मैनेजमेंट में, छवि प्रबंधन में हम पीछे रह गए। हम सच है वो लोगों तक नहीं बता पाए। और जंगल राज क्यों कहते हैं? क्या अभी भी जंगल है ये? क्योंकि लालू जी का जो 15 वर्ष था, वो स्वर्णिम काल था, वो सुनहरे वर्ष थे बिहार के लोगों के लिए, जो दशकों भी नहीं, मैं कहूँगा युगों युगों से जो शोषित समाज था, उन्होंने उस शोषित समाज को शासक बना दिया। इसलिए जो शासक थे उनको लगता है कि वो जंगल राज था। जंगल राज आप किस पहलू पे कह रहे हैं? आप आंकड़े बताइए। मैं चुनौती देता हूं, एनडीए में कोई एक ऐसा माइकल लाल हो, आंकड़ा लेके बैठ जाए मेरे साथ, और मैं बता दूंगा कि कहां किसका आंकड़ा है। हत्या मेरा भी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा मैंने नहीं बनाया है, ये एनसीआरबी का, भारत सरकार के गृह विभाग का है आंकड़ा। आप तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। हम उस 54 जिला में लालू जी का कम अपराध के आंकड़े थे, अब तो 38 जिले में नीतीश जी से नहीं संभल रहा है। आप प्रतिदिन देखिए कितनी हत्याएं हो रही हैं हर जिला में। आज का आप देखिए, आज भी पटना में सुबह डबल मर्डर हुआ है। राजधानी में उनके मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूर पहले आप देखे होंगे कितना वीडियो वायरल हुआ, स्कॉर्पियो में रुक के पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी जा रही है, तो अपराधी फायरिंग कर रहे हैं। ये जंगल राज नहीं है। हाँ, हमारे साथ वो सहूलियत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो परसेप्शन मैनेजमेंट कंपनीज नहीं है। आई एम सॉरी टू से, हमारे पास वो मीडिया का एक समूह मीडिया का उसका समर्थन नहीं है। बीजेपी के साथ वो रहता है। मैं आपको बताता हूँ, 9 अगस्त 2022 को बीच में हमारी महागठबंधन की सरकार बनी। 11 अगस्त 2022 को आरा में एक डबल मर्डर हुआ कोई पारिवारिक कारण से। मीडिया ने चला दिया कि जंगल राज रिटर्न्स, जंगल राज की वापसी। अरे भाई, ओथ हुई है उस दिन। गृह विभाग पहले भी माननीय मुख्यमंत्री के पास था, महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री जी के पास ही था। कहाँ से जंगल राज आ गया एक दिन में? तो वो एक धारणा बनाने की कोशिश होती है, एक नकारात्मक छवि बनाई जाती है हमारे खिलाफ। लेकिन अब बिहार की जनता सब अच्छे से जान गई है, समझ गई है, पहचान गई है। ठीक है, तो आप मानते हैं कि जंगल राज नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे नाम तो थे, मामा हो, कोई भी, बहुत सारे ऐसे थे जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा होती थी कि ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपको लगता है कहीं कहीं उन लोगों ने आपके पार्टी को डैमेज किया, आपके पार्टी को, लालू राबड़ी देवी जी का जो इमेज रहा उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया गया? अगर आप उनके मामे की बात की जाए, अगर तेजस्वी जी के, तो लोग काफ़ी फेमस थे इन चीज़ों के लिए। देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी से आप पूरा बिहार घूम लीजिए, ना कभी किसी को शिकायत थी ना है। अगर लोगों को शिकायत रही होगी तो हम जैसे कार्यकर्ताओं से रही होगी, जिन्होंने अपनी कभी मनमानी की होगी। लेकिन आप देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, एक धारणा बनाई गई। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आप आंकड़ों पे जाइए ना। किसने कहा क्या? अच्छा ये बताइए कि अगर एक पल के लिए मैं हाइपोथेटिकली आपकी बात को मान भी लूँ, वो 70% लोग जो उस दौर में सब कुछ चला रहे थे, वो तो आज एनडीए में बैठे हैं। कितने जो मंत्री उस दौर में भी थे आज भी एनडीए में है। अशोक चौधरी कहां थे? विजेंद्र यादव जी कहां थे?
विजय चौधरी जी 2000 तक कहाँ थे? कितने ऐसे लोग हैं 70% नेता जो आज, सम्राट चौधरी जी कहाँ थे जो आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं? कहाँ थे? सब तो उस वक्त वहां थे, आज यहाँ है। और आपको बता रहा हूं, जिस दिन नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी, ये कुर्सी से हट जाएंगे, वो फिर वो लोग आपके साथ आएंगे? नहीं, फिर इस दौर को भी वो जंगल राज बोलेंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे, इस दौर को भी वो जंगल राज बोलेंगे। तो जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्पाइन नहीं है जिनके अंदर, जो अपना चुनाव जीत नहीं सकते। सम्राट चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? जीवन में 2 चुनाव जीते हैं, वो दोनों राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन से जीते हैं। अशोक चौधरी आखिरी चुनाव कब जीते थे? संजय झा आखिरी चुनाव कब जीते थे? माननीय मुख्यमंत्री जी आखिरी चुनाव कब जीते थे? जो जनता के बीच नहीं जाता वो जनता को बरगलाना चाहता है, लेकिन जनता सब जानती है। तो आप कहते हैं कि आपके साथ पूरा समर्थन है पूरे बिहार का A to Z का, लेकिन सवाल उठेंगे कि आपके पार्टी के ऊपर टैग है MY का, कि यादव मुसलमान के अलावा, क्योंकि अभी भी अपोजिशन आज भी कह के गए हैं कि भाई ये लोग तो भूरा बाल साफ करो का नारा लगाते थे, तो ऐसे में कैसे सब लोग आपसे जुड़ेंगे? MY के अलावा और कोई जुड़ेगा नहीं इनसे? देखिए, हमारे आदरणीय नेता शुरू से कह रहे हैं हमारी पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। मैं से महिला है, वाई से यूथ है, और हमारी A to Z और माई बाप की भी पार्टी है, सब वर्गों की पार्टी है। जो ये कहते हैं कि हमारी MY की पार्टी है, मैं उनसे चुनौती के साथ पूछता हूँ, सबसे अधिक कुशवाहा विधायक राष्ट्रीय जनता दल में है, NDA में नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो राजपूत विधायक RJD में है, वैश्य विधायक RJD में है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? RJD के कोषाध्यक्ष कौन है? RJD के 5 MP हैं, हमारे ब्राह्मण भी MP है, वैश्य भी MP है, भूमियार भी MP है, मुस्लिम भी MP है, कुशवाहा भी MP है। किस दल में है बताइए? हमारे मुख्य सचेतक कौन है? विधान परिषद में कौन है? अभी विधान परिषद के उपसभापति कौन थे? पूर्वे जी कौन है? जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पहले कौन थे? रामचंद्र पूर्वे जी थे। और आप लालू जी के टेन्योर का देखिए, 15 साल में सबसे अधिक उच्च जाति के मंत्री लालू जी के कार्यकाल में थे, सबसे अधिक कुशवाहा समाज के, धानुक समाज के, मल्लाह समाज के सबसे अधिक मंत्री उन्हीं के कार्यकाल में थे, और विधायक भी उन्हीं के कार्यकाल में थे इन जातियों के। आप बताइए, नीतीश जी के पार्टी में कितने उच्च जाति के विधायक और कितने राष्ट्रीय जनता दल में है? कितने उनके में पिछड़े विधायक है और कितने हमारे में है? कितनी महिलाएं उनकी पार्टी में विधायक है और कितनी हमारी में है? इन सब में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री सिर्फ तेजस्वी बनेंगे, है ना? उधर से बीजेपी 20 साल से पिछलग्गू बनी हुई है नीतीश जी की पार्टी के, वहाँ नीतीश जी क्यों बनेंगे? नहीं, मैं ये नीतीश जी के बेटे तो नहीं बनेंगे, पर यहाँ पर परिवारवाद की वजह से उनके बेटे ही नहीं, बनेंगे। ये कौन कह रहा है कि उनके बेटे बनेंगे नहीं बनेंगे? नीतीश जी तो आखिरी समय कुछ करते हैं ना। और नीतीश जी का जो अभी मंत्रिमंडल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें मोर देन 50% परिवारवादी हैं। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्हीं से शुरुआत करता हूं। उनके पिताजी भी विधायक मंत्री रहे, उनकी माताजी भी विधायक रही, वो स्वयं भी हैं, और उनके भाई भी NDA से ही चुनाव लड़ते हैं। अशोक चौधरी के पिताजी भी मंत्री थे, अशोक चौधरी भी मंत्री हैं। जयंत राज मंत्री हैं, उनके पिताजी भी मंत्री थे। नीति नवीन मंत्री हैं, उनके पिताजी भी विधायक थे। विजय चौधरी जी मंत्री हैं, उनके पिताजी भी थे। मतलब ऐसे कितने आपको गिना दूं? सुनील कुमार मंत्री हैं, उनके पिताजी भी मंत्री थे। कितने उनके मंत्री हैं, मोर देन 50%, जो कि परिवारवाद की राजनीति से। नीतीश जी की देखिए, नीतीश जी का चेहरा दिखाने का कुछ और होता है, बोलने का कुछ और होता है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। नीतीश जी में और लालू जी में यही बुनियादी फर्क है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आप RJD में आए हैं, तो ऐसा आप पे आरोप लगता है कि आप 2 भाइयों के बीच में आ रहे हैं, और कई बार ये बात तेज प्रताप ने कही है, अक्सर ये बात बोलते, क्या ये बात सच है? नहीं, इस बात में कोई सत्यता नहीं है। तेज प्रताप है कहाँ आजकल? मॉरिशस, मालदीव्स? मैं आज सुबह ही दिल्ली से आया हूँ। ये संजय जी एक चीज़ जानना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी आखिरी समय में बोलते हैं, तो आखिरी बार कब आपको बोले और इसके बाद वो उनका एग्जिट हो गया, आप लोग का एग्जिट हो गया? मतलब ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली ये बात अभी तक लोग नहीं जान पाए, क्योंकि हर चीज़ में जाते थे, मीटिंग में तेजस्वी जी के साथ रहते, तो आखिर क्यों आपसे अलग हुए? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता यहाँ पे। नीतीश जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और उनके
जवाब में ही आप जवाब खोजिए। 28 जनवरी को वो इस्तीफा दिए। 24 जनवरी को आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी की उनसे मुलाकात हुई। 28 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्यपाल राजभवन से बाहर निकल के जब आप लोगों ने ही मीडिया के साथियों ने उनसे प्रश्न किया कि आपने गठबंधन क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा था। ये उनका स्टेटमेंट है आधिकारिक कि मेरा मन नहीं लग रहा था। अब उनका मन नहीं लग रहा था तो इसका जवाब तो वो ही देंगे कि क्यों नहीं मन लग रहा था। अब हो सकता है कि अब उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री अगल बगल हैं और वो उनके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी होगी, एक गाता होगा एक नाचता होगा। वो तब अकेले तेजस्वी जी थे तो उनका मन लगाने के लिए अब हो सकता है बीजेपी ने उनका मन लगाने का प्रबंध कर दिया होगा अच्छे से। तो हम तो वो कर नहीं पाते थे क्योंकि तेजस्वी जी तो एकाग्रचित्त होकर बिल्कुल जैसे घोड़े को वो नहीं लगा देते घोड़नाल, वैसे अपना काम कर रहे थे। वो 17 दिन में उन्होंने 17 मिनट भी आराम नहीं किया। वो नौकरियां दिए जा रहे थे, नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। उनके अधीन जितने विभाग थे रात में छापेमारी करते थे स्वास्थ्य विभाग में। जो डॉक्टर नहीं बैठना शुरू किया था वो डॉक्टर आना शुरू हो गए, स्वास्थ्यकर्मी आना शुरू हो गए। नगर विकास में 18 शहरों में STP बनना शुरू हो गए। शिक्षा विभाग पहली बार नीतीश जी से 17 साल में RJD ने लिया अपने कोटे में। जो 56% टीचर्स के पद रिक्त थे उनमें आपने पता है रिकॉर्ड समय 17 महीने में। अदरवाइज आप देखिएगा कि 2008 में कोई वैकेंसी निकलती थी तो उसका एग्जामिनेशन होता था 2017 में और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो अटक जाता था। वो हो जाता था तो किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था तो ज्वाइनिंग नहीं होती थी। लेकिन उन 17 महीनों में तेजस्वी जी ने रिक्रूटमेंट वो विज्ञापन भी निकलवाया, टेस्ट भी हुआ, इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर दिया और एक दिन में एक साथ एक विभाग में 1,20,000 नियुक्ति पत्र भी बंटवाए। उस गांधी मैदान में, जिस गांधी मैदान में राजनीतिक रैलियां होती थी, वहां तेजस्वी यादव ने नौकरियों का मेला लगवाया, नौकरियों की रैला किया। तो ये तेजस्वी यादव ने किया तो उनका इसलिए मन नहीं लग रहा होगा। 2 नवंबर को तो उन्होंने तेजस्वी जी के साथ 13 जनवरी को भी या आई थिंक 18 जनवरी को भी उन्होंने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे थे TRE 2 के। तो वो तो नीतीश जी बता पाएंगे। सर 2 सवाल है मेरा। पहला तो ये, आर यू इन टच विद अखिलेश यादव? क्या आप उनकी किसी तरह से मदद कर रहे हैं, उन्हें कुछ चीज सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? और दूसरा सवाल एक बार सुन लीजिए कि ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ही इज नॉट मेंटली स्टेबल। इफ ही इज नॉट मेंटली स्टेबल देन हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन द करंट गवर्नमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, when I was not full time active in politics, I had cordial relation with Akhilesh Bhaiya. Still, I regard him a lot and he gives due respect to me also, though it is very private. Second, आपने कहा कि नीतीश जी की मेंटल सिचुएशन के बारे में, तो I would not comment on it, but action speaks louder than words. आप उनके क्रियाकलाप, आप उनकी शारीरिक भाषा, आप उनकी भाव भंगिमा को देखिए तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि वही नीतीश कुमार जी का पहले आचरण, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी शाब्दिक भाषा, मैं शारीरिक भाषा की भी बात कर रहा हूँ, कैसी होती थी, आज कैसी है। तो जब आप उन्हीं का ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जब कैंपेन होगा, जब पार्टीज कैंपेन करने लगेंगी, तो क्या आप इस बात को उठाएंगे कि नीतीश कुमार जो हैं उनकी ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी 18 महीने उनके साथ काम किए। हाँ। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग्स में वो हर जगह उनके साथ जाते थे और मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर उनकी मनोस्थिति को, मनोदशा को कोई नहीं समझता है। वो बिल्कुल जैसे एक बेटा अपने बाप को सम्मान देता है, वो हाथ जोड़े उनके पीछे खड़े रहते थे, ऐसे हाथ बांध के, और इतना रिगार्ड करते थे। और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, गठबंधन सरकार 28 जनवरी को जब गई तो मुझे स्मरण है कि पहली प्रतिक्रिया तेजस्वी जी ने आप ही के चैनल एजेंसी को दी थी, ANI को बुला के। उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश जी का मैं सम्मान करता था, आज वो उधर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका सम्मान करना बंद कर दूंगा। पूरे चुनाव में उन्होंने एक संसदीय शब्द या किसी भाषा का प्रयोग आदरणीय नीतीश जी के लिए नहीं किया, ना अब तक किया है। वो ये हाँ अवश्य कहते हैं कि वो अचेत अवस्था में। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो सरकार के नीतिगत
निर्णय हैं, जो सरकार की जैसे नीतियां बन रही हैं, सरकार की तरफ से जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तेजस्वी जी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ सिस्टम, सो ही नोज इज बेटर कि इसमें ये निर्णय या ये पॉलिसी मेकिंग नीतीश जी की नहीं हो सकती, इसलिए वो कहते हैं कि अचेत अवस्था में है। तो हमारी तरफ से जैसे आपने प्रश्न किया, ये उनका स्वास्थ्य हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य को मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने ओडिशा में आदरणीय नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेके एक प्रधानमंत्री जी ने भी क्या क्या अनगल टिप्पणियां की थी, वो हमारे संस्कार में नहीं है। संजय जी ये जानना चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक बना, उसमें आप दोनों, आप भी थे, नीतीश जी भी थे। आज तक ये बात खुलकर साफ नहीं हुआ मैंने कि क्या वजह थी कि नीतीश जी आप लोग से हट के चले गए, मतलब क्योंकि आप लोग साथ में गए थे, मुझे याद है बेंगलोर में एक साथ एक रूम में आप लोग थे, तो फिर क्या वजह ऐसी कि नीतीश जी हट गए, ये जानना चाहेंगे। देखिए, इंडिया ब्लॉक की आखिरी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग 13 जनवरी 2024 को हुई। नीतीश जी 28 जनवरी को गए। तो जो 13 जनवरी को गए नीतीश जी, वो तो बाद में भी नहीं बताया। मैंने बताया कि उनका जाने का कारण उन्होंने बताया कि मन नहीं लग रहा था, लेकिन वजह स्पष्ट थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि हम हार रहे हैं। ये इनके प्राक्रण उनको नीतीश जी को अपने पक्ष में लेके आना था, क्योंकि वो बिहार में नीतीश जी के होने का मतलब भी अच्छे से जानती है भारतीय जनता पार्टी, और लालू जी के होने का भी अच्छे से जानती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, मतलब वो नीतीश जी और लालू जी में जो डिफरेंस है उसको जानती है। क्या जानती है? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश जी की जो राजनीति है, या जो नीतीश जी की राजनीति में वैचारिक स्पष्टता नहीं है, उनकी राजनीति में वैचारिक तत्व शून्य है। लालू जी की राजनीति में वैचारिक स्पष्टता है। लालू जी की राजनीति में कोई आइडियोलॉजिकल हैंगअप नहीं है। नीतीश जी की राजनीति, संपूर्ण राजनीति में उनकी नैतिक कलाबाजी रही है। लालू जी संघर्ष की राजनीति करते हैं, मतलब पेन पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश जी एफर्टलेस पॉलिटिक्स करते हैं, उनको बैठे बिठाए खाली गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। लेकिन लालू जी गद्दी पाने के लिए, कुर्सी सेवा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं, नीतीश जी छोटा रास्ता तय करते हैं। तो यही एक बुनियादी फर्क था, जो कि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि लालू जी के यहाँ होने से, और उसमें जब नीतीश जी साथ थे तो क्या परिणाम आना था। उन्होंने नीतीश जी को लिया और लेके, आप भी जान रहे क्या मिला बिहार को, और जब होते तो क्या मिलता। तो उन्होंने अपनी दिल्ली और पटना की राजनीति बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको लेके गई। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आगे जब कोई पुस्तक लिखी जाएगी, चाहे नीतीश जी के साथियों के द्वारा या इधर, उसमें बहुत सारी बातें भी सामने आएंगी कि क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ। वो सार्वजनिक मन से कहना मैं समझता हूँ कि अभी जल्दबाजी है। धन्यवाद संजय जी, आप Thank you पॉडकास्ट so में much. आए, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.